सवाल यही है कि वक्फ है क्या। जिस तरह मुस्लिम समुदाय में नमाज़ पढ़ना, हज करना, ज़कात देना एक वर्शिप है, इबादत है, उसी तरह वफ़ करना भी एक इबादत है। अब वफ़ करने वाला ये चाहे कि मेरी ये प्रॉपर्टी में मदरसा बने, स्कूल बने, सड़कें बने, तालाब बने या कोई भी चैरिटेबल काम, रिलीजियस नॉन रिलीजियस दोनों हो सकते हैं, ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ उसको है जो वफ़ कर रहा है। तो ये जो एक अजीब सी धारणा है कि कहीं भी हाथ रख दिया जाए वो प्रॉपर्टी वफ़ की हो जाती है, वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वफ़ घोषित कर देता है, तो ये कम्प्लीटली इनोसेंस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। विरोध कहाँ है, कहाँ मतलब किस इससे लग रहा है कि आपके अधिकार को सरकार ने छीनने की कोशिश किया है कि ये प्रॉपर्टी तो दान की हुई मुस्लिम समुदाय की है, तो क्या सरकार के पास फंड की कमी हो गई या योजनाओं की कमी हो गई कि मुसलमानों की दान की हुई चीज़ें समुदाय की उसी के ज़रिए आप उसका उत्थान करना चाहते हैं? क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक दो राज्यों में फटाफट डीएम साहब नोटिस लेके जो है वो पहुंच गए और आपने सील कर दिया उत्तराखंड के एक मदरसे को। तो हम किस तरह से आपकी बातों पर यकीन कर लें? ये तो देख लिया हम लोगों ने एक हफ्ते में कि एक्ट बनने के विदिन कुछ 1 से 2 दिनों के अंदर उत्तराखंड का मामला है, आप चेक कर लीजिए, मदरसा सील हो चुका है। अब हमको ये प्रूफ करना होगा कि ये मेरा मदरसा है, वफ़ के तहत है। और ये एक बड़ी अजीबोगरीब, जिसने भी ये एक्ट तैयार किया, ड्राफ्ट किया है, मुझे उसकी सोच पर हंसी आती है कि अब मुझे डीएम साहब के पास जाके खड़े होकर ये कहना होगा कि मैं 5 साल से मुसलमान हूँ, अब मैं ये 10 डिसमिल ज़मीन जो है मस्जिद को वफ़ करना चाहता हूँ। तो ये डीएम साहब डिसाइड करेंगे कि ये वफ़ होगा कि नहीं। तो अब ये बताइए कि अब ये कैसे पॉसिबल है? वो कौन सा सर्टिफिकेट होगा जो डीएम साहब देंगे कि ये फ़ला शख्स जो वफ़ करने जा रहा है ये 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? इज़ इट पॉसिबल? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए कि कई हज़ार करोड़ जो रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को हम देते हैं, चाहे वो जमशेदपुर हो या झारखंड राज्य हो या पूरे स्टेट से जो वक्फ रेवेन्यू जाता है उसका क्या यूटिलाइज़ होता है वो हमको बता दें। इसका जानने का अधिकार तो एक आम मुसलमान को है। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं शशिभूषण। पूरे देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही है, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसको लेकर आप देख रहे होंगे तमाम तरह के बयान भी देख रहे होंगे। इस बिल को समझने को लेकर कि क्यों इसकी इतनी खिलाफत हो रही है, हमारे साथ एक तरीके से कह सकते हैं मुस्लिम बुद्धिजीवी, स्कॉलर और ऑल इंडिया मेली काउंसिल स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रियाज शरीफ है। तो हम समझेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसी बातें हैं इस कानून में। एक तरफ सरकार कह रही है कि देखिए हम इस कानून को पहले से ज़्यादा हमने मजबूत कर दिया और ये संशोधन आपके हक में है, लेकिन इसके बाद भी क्यों जो पढ़े लिखे मुस्लिम जो समाज है उसका विरोध कर रहा है, हम उस बात को समझेंगे। कि तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। सवाल यही है कि वक्फ है क्या और क्यों इसका सरकार ने ऐसा क्या संशोधन कर दिया है जिससे लग रहा है कि आपका जो हक है वो हकमारी कर लिया सरकार ने या वो अधिकार आपसे छीन लिया? सबसे पहले कि मैं एक्ट पर आऊँ, मैं पहले ये बता दूं कि वक्फ क्या है। लोग आम भाषा में पहले इस चीज़ों को हम लोग समझ लें आपके माध्यम से और आपकी ऑडियंस के लिए भी। वक्फ जो है, जिस तरह मुस्लिम समुदाय में नमाज़ पढ़ना, हज करना, ज़कात देना एक वर्शिप है, इबादत है, उसी तरह वफ़ करना भी एक इबादत है। मुसलमानों के इस्लामी मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वफ़ करना एक इबादत है। वफ़ कौन करता है, कैसे कर सकता है? वफ़ करने के लिए सबसे पहले ऑनरशिप होना ज़रूरी है। किसी भी उसको वाकिफ़ कहते हैं जो प्रॉपर्टी को वफ़ करता है। मान लेते हैं कि मेरे फैमिली से या कोई भी मुस्लिम समुदाय का विलिंगली अपनी स्वेच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहे तो वो वफ़ करता है, उसका एक डीड बनता है, वक्फ डीड, और वो विल टू गॉड, मतलब भगवान को, खुदा को उसने दान दे दिया। संपत्ति को हमने भगवान को नाम पर दान कर दिया। अब उसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक रिलीजियस, एक नॉन रिलीजियस। और जो वफ़ करता है उसका एक इंटेंशन होता है कि इसका क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू जो वाकिफ़, जो डोनर है, उसी के तहत डिसाइड होता है। अब वफ़ करने वाला ये चाहे कि मेरी ये प्रॉपर्टी में मदरसा बने, स्कूल बने, सड़कें बने, तालाब बने या कोई भी चैरिटेबल काम, रिलीजियस नॉन रिलीजियस दोनों हो सकते हैं, ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ उसको है जो वफ़
कर रहा है। और वक्फ करने के लिए मैं बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ इस्लामिक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि उसको ऑनर होना ज़रूरी है। जैसे ये आपका माइक है या ये आपका कैमरा है, आप इसके मालिक हैं, आप इसको वक्फ कर सकते हैं, ना कि मैं वक्फ कर सकता हूँ। तो ये जो एक अजीब सी धारणा है कि कहीं भी हाथ रख दिया जाए वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है, वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर देता है, तो ये कम्प्लीटली इनोसेंस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरह मैनेज किया जाता है, सरकार ने कब कब कौन से कानून बनाए, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने 1908 में कानून बनाए, फिर 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट, फिर 1956 में कानून आया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो केंद्र वक्फ परिषद है उसका गठन हुआ, उसके लिए रूल्स बनाए गए। फिर मेजर जो पॉलिसीज़ बनाई गई वक्फ के लिए वो वक्फ एक्ट 95 है, जो बेस जो रूल्स है उसके लिए। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, और अब मेजर जो चेंजेस होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं, क्या यूँ कहा जाए आपके माध्यम से, अब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वो एक कानूनी शक्ल ले चुका है। तो अब वो वक्फ एक्ट 25 जो है वो एक कानूनी शक्ल ले चुका है। अब हम पहले ये कहते थे वक्फ एक्ट 95। इस सरकार ने एक काम तो बहुत अच्छे से किया है, कभी शहरों का नाम बदला, कभी स्टेशन का नाम बदला, कभी सरकारी योजनाओं का नाम बदला, अब इन्होंने वक्फ का भी नाम बदल दिया है। उनके शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म दिया है उम्मीद, बट उसका फुल फॉर्म जो है वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये अब नाम होगा, अब ये नाम होगा वक्फ एक्ट 95 का बदल के वक्फ एक्ट 25, जिसको इस भाषा में जाना जाएगा। तो सरकार ने जब इतना अच्छा नाम दिया उम्मीद, तो भी इस उम्मीद से तो एक तरीके से खुश होना चाहिए था। फिर आप लोग क्यों नाउम्मीदी हो रहे हैं और क्यों इतना विरोध प्रदर्शन कि आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर बंगाल में हिंसा हो गया और तमाम तरह की बातें हो रही है जिसमें बदनामी भी हो रही है? नहीं, सिर्फ नाम रख देने से या नारे लगा देने से विकास हो जाता तो मोदी जी का तो ये भी तो नारा था कि सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, अब उनका ये कहना है कि हम वक्फ में इस तरह से कानून में बदलाव करके इस प्रॉपर्टी का हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है या जो दबा कुचला फाइनेंशियली वीक है उनको हम ये करें। तो मुझे ताज्जुब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी तो दान की हुई मुस्लिम समुदाय की है, तो क्या सरकार के पास फंड की कमी हो गई या योजनाओं की कमी हो गई कि मुसलमानों की दान की हुई चीज़ें समुदाय की, उसी के ज़रिए आप उसका उत्थान करना चाहते हैं? तो आपके पास रिसोर्सेज की बड़ी कमी हो गई ये लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हालांकि उस पर चर्चा भी हो रही कि देखिए अगर वक्फ सही से काम किया होता तो आज जो मुस्लिम बच्चे हैं वो पंचर नहीं बनाते। तो आप लोगों ने दान लिया, इतनी सारी संपत्ति है, कहा जा रहा है कि रेलवे के बाद, सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के पास है। 40,000 एकड़ या पता नहीं जो भी आंकड़े हैं वो तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आपने ये कहा कि वक्फ बोर्ड थर्ड लैंड होल्डर है सेंट्रल में, देश में रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद। तो आपके माध्यम से, आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं शशि जी, आप ये समझिए कि रेलवे और आर्मी के पास जो ज़मीनें हैं वो केंद्र सरकार ने अधिग्रहण करके सरकारी ज़मीनें दी है। डिफरेंस आप समझिए दोनों में क्या फ़र्क है। मेजर डिफरेंस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिग्रहण करके रेलवे और आर्मी को ज़मीनें दी है, और वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं वो मुसलमानों की निजी संपत्ति है। मुसलमानों ने अपनी स्वेच्छा से दान दिया है धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए। ये तो दान की हुई ज़मीन है, ये कोई सरकारी ज़मीनें नहीं है। दूसरी चीज़, इसको रूल करने के लिए तमाम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में और केंद्र में वक्फ केंद्रीय परिषद और स्टेट्स में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड जो एक्ट करता है, रूल करता है, वो वक्फ एक्ट 95 के तहत करता था। अब जो कानून में तब्दीलियाँ आई उसके अकॉर्डिंग होना है। तो उसमें कौन लोग होते हैं? कम्प्लीटली स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल वो कम्प्लीटली सरकारी बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मुसलमानों की किसी संस्था ने वक्फ बोर्ड बना के वो रूल कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं। तो सरकार तो मुसलमानों को पूछना चाहिए, केंद्र की और राज्य की सरकारों से, कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया, उसको रन मैनेज तो आपकी गवर्नमेंट की बॉडी कर रही है। स्टेट वक्फ बोर्ड जिसके जो एक्स ऑफिशियो होंगे, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिनको कहा जाता है, वो सरकारी अफसर होते हैं। उनके चेयरमैन और जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। उसमें 2 विधायक या एक्स विधायक होंगे, एक सांसद होंगे, 2 मुस्लिम बुद्धिजीवी होंगे, सामाजिक
कार्यकर्ता एक होंगे, एक वक्फ एक्ट का जानकार होगा, उसमें एक्सपर्ट होगा। ये तो आपने रूल्स बनाया, बाकायदा वक्फ एक्ट में ये सारी चीज़ें दर्ज है। अब किरण रिजिजू जी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में भूमाफियाओं का कब्ज़ा है, तो बड़ी हंसी आती है कि इतने ज़िम्मेदार पद में रहते वो ये सवाल कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में माफियाओं का कब्ज़ा है। तो ये बनाया तो आपने, वक्फ परिषद और स्टेट वक्फ बोर्ड, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ तो आप ही के लोग हैं। और नॉर्मल सी बात है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने लोगों को वक्फ बोर्ड, माइटी कमीशन, हज कमेटी, माइटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो भी बोर्ड निगम्स होते हैं जिस तरह के भी, उसमें तो जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के सब लोग होते हैं। तो उसमें तो कोई मुस्लिम नुमाइंदा है भी नहीं किसी तरीके से, सब सरकारी लोग होते हैं। तो ये बताइए कि ये वक्फ का अब तक जो अभी जो मेन, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जितनी बड़ी मिली तंजीमें जो इस पर अपोज कर रही है, उसमें 2-3 मेजर, एक्चुअल तो 44 अमेंडमेंट्स हुए हैं टोटल इस एक्ट में। मेरे वही कि विरोध कहाँ है, कहाँ मतलब किस, इससे लग रहा है कि आपके अधिकार को सरकार ने छीनने की कोशिश किया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें राइट टू इक्वालिटी भी है, तो इसमें राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है। इसमें किसी भी धर्म को इस भारतवर्ष में ये राइट है कि वो अपने धार्मिक संस्थाओं को बना सकता है, उसका संचालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी आपने इसमें जो मेजर चेंज आप लेकर आ रहे हैं जिसमें लोगों को ऑब्जेक्शन है, सबसे पहला ये कि वक्फ बोर्ड में अब 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। ये एक्ट में कहा गया है, जो कानून बन चुका है। तो क्या अब जो मठ या न्यास बोर्ड है या दूसरे धर्मों के जो भी बोर्ड्स है, क्या उसमें भी आप मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं, या इसके देने की पीछे मंशा क्या है? क्योंकि हमने क्लियरली कहा कि हमारी जो मस्जिदें हैं, मदरसे है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, वो प्योरली रन एंड मैनेज बाय, वो चैरिटेबल डोनेशन के बिना पर चलते हैं। मुसलमान 5-10 रुपए डोनेशन देता है अपनी मस्जिदों में और उसका मेंटेनेंस करता है। तो अब वक्फ बोर्ड में जो लोग होंगे, वो किसी और धर्म के लोग, वो उसको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको चलाना है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है धार्मिक मामलों में, जो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी नहीं। ये नहीं मुस्लिम समुदाय किसी के कम्युनिटी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी धारणाएँ हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, और ये भारतवर्ष में इस चीज़ को आपको, हर धर्म को आपने परमिशन दिया है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो एक ऑब्जेक्शन वहाँ है। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र आपने जो पहले कानून में था वक्फ एक्ट 95 में, इसमें आपने हटा दिया। अब वक्फ बाय यूज़र क्या है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस्लाम का जो पूरी हिस्ट्री रही है मुसलमानों की, वो मोर देन 1400 ईयर्स से है। अब वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी जो उस ज़माने में वक्फ होती थी ओरल, ज़बानी, तब दस्तावेज़ नहीं हुआ करते थे, ज़मींदारी थी या जो भी मुस्लिम हुक्मरान थे उन्होंने ज़बानी वफ़ किया। अब कोई राजा था, क्या वो कहीं रजिस्ट्रार के यहाँ जाके वफ़ करके वफ़ डीड बनाएगा? उसने ऑर्डर कर दिया कि मेरी फ़लाँ सल्तनत में फ़लाँ हिस्सा जो है वो मस्जिद को चला जाएगा, फ़लाँ मंदिर को चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम राजाओं ने सिर्फ मस्जिदों को दान दिया है या मंदिरों को नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे मठ और मंदिर है, आज भी दस्तावेज़ है पुराने। तो अब उनके रिकॉर्ड जो है वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, उसमें डिस्प्यूट होगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसका एनरोलमेंट वक्फ बोर्ड में नहीं हो पाया। आपको मैं बताऊं कि झारखंड राज्य जो है उसका गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, और 8 सालों के बाद पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड का गठन हो पाया। उसके बाद भी आज हम आपके साथ जब बैठे इस स्टूडियो में, इन 25 सालों में आज भी स्टेट वक्फ बोर्ड को उसका स्टेटस नहीं मिला है। तो ये तो सरकारों का रवैया है माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के साथ। आज भी जो वक्फ बोर्ड है, पिछले मैं समझता हूँ 25 साल में सिर्फ 3 टर्म में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें एक बार चेयरमैन का चुनाव भी नहीं हो पाया। तो वक्फ की प्रॉपर्टियों का क्या हाल हो रहा होगा? वक्फ से जो रेवेन्यू आना था 5 से 6%, उस रेवेन्यू का क्या होता है? क्योंकि सरकार कलेक्ट करती है, उसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों का या इंडिविजुअल नहीं कलेक्ट करता है। वक्फ बाय यूज़र आने के बाद ये होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ रिकॉर्डेड नहीं है उस पर बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े होंगे। आपने कहीं ना कहीं एक बाबरी मस्जिद नहीं, अब कई बाबरी मस्जिद के दरवाजे आप खोलने जा रहे हैं। जब है कहीं बिल्कुल मुस्लिम समुदाय इनसिक्योर फील कर रहा है इसी मामले में कि जिस ज़मीनों का रिकॉर्ड नहीं होगा, आप उस पर मतलब कहीं ना कहीं उसको लेकर
विवाद खड़े होंगे, डिस्प्यूट खड़े होंगे, वो वक्फ बोर्ड वो आपके में हक में नहीं जाएगा। वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। कई सालों से 200 300 500 सालों से वहाँ मस्जिदें हैं, मदरसे हैं जो यूटिलाइज हो रहा है वक्फ बाय यूज़र, मतलब एक मुस्लिम समुदाय के लोग उसको वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब उसका क्या होगा? वक्फ बाय यूज़र को आपने हटा दिया, उसके बाद इलीगल इंक्रोचमेंट का आएगा। आप देख ही रहे हैं यूपी, आसाम, उत्तराखंड, आप देख ही रहे हैं जिस तरह की मेंटलिटी काम कर रही है। पहले घरों में बुलडोज़र चल रहे थे, अब मस्जिदों में, धार्मिक स्थलों पर चल रहा है। मतलब जो अभी विवाद है ज्ञानव्यापी, संभल, मथुरा, वो सब जगह इस तरह के प्रॉपर्टी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। दूसरी बात ये है कि वफ़ का नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर मेरे ग्रैंडफादर ने अगर वफ़ किया आज से 100 साल पहले, तो मैं उनका वंशज होने के नाते कभी उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता वक़्फ़ से, क्योंकि वक़्फ़ एक बार जब कर दिया गया तो वक़्फ़ की ही रहता है। अभी आप ये कहते हैं लिमिटेशन एक्ट जो है कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी में अगर कोई 12 साल या उससे ज़्यादा, जो नॉर्मली हमारे यहाँ होता है सिविल डिस्प्यूट्स, अगर कोई टेनेंट बहुत पुराना है, 12-14 सालों से रहता है, वो टाइटल सूट फाइल करने चला जाता है। आपने वक़्फ़ के प्रॉपर्टीज़ में ये कर दिया है। आप ये कहते हैं कि हम वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसको बचाना चाहते हैं। यहाँ तो आप ये मंशा लग रही है कि आप प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये दरवाज़ा खोल दिया है कि वफ़्फ़ की प्रॉपर्टी में जो लोग कई सालों से रह रहे हैं वो टाइटल सूट के लिए क्लेमर हो सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वफ़्फ़ की प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ जो भी आप जमशेदपुर में भी देखेंगे, जहाँ भी कमर्शियल प्लेसेस है, उनका जी वक्फी संपत्ति उनकी वफ़्फ़ की संपत्ति होती है। उससे जो भी आय आता है, उससे जो भी इनकम आता है, उसका एक रेवेन्यू सरकार को जाता है, एक अंश सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी जाता है, और कुछ इनकम जो है मस्जिद के डेवलपमेंट, स्टाफ सैलरी, इमाम वगैरह जो भी है उनकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस उससे होता है। क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि जो भी वहाँ 12 साल या उससे ज़्यादा काबिज़ है वो टाइटल सूट फाइल कर सकता है, तो ये तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट खड़ा करने वाली बात है। तो ये नेचर कभी वफ़्फ़ का चेंज ही नहीं हो सकता। जितने लोग वहाँ रह रहे हैं वो एज ए टेनेंट रह रहे हैं, उनका एक लीज़ एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट 11 मंथ्स का होता है, कभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता वफ़्फ़ का। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो वफ़्फ़ का है, आप उसी कानून के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा अपोज़ कर रहे हैं कि वफ़्फ़ बाय यूज़र। दूसरा, आपने लिमिटेशन एक्ट जो आप लेकर आए। तीसरी चीज़, आपने दूसरे धर्मों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जिस पर बहुत ज़्यादा रोष है मुस्लिम समुदाय में। अमेंडमेंट 44 हुए, 44 जो है क्लॉजेस, सब क्लॉजेस लेकर जो है 44 टोटल अमेंडमेंट्स है जो मेजर चेंजेस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता था तो वक्फ बोर्ड जाता था, वहाँ से एक फॉर्म लेके अपनी प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स, दस्तावेज़ देकर, उसमें वक्फ डीड होगा, म्यूटेशन, होल्डिंग टैक्स, सारी चीज़ें करने के बाद वो प्रॉपर्टी को जाके वक्फ करता था। अब आपने क्या किया, पहले एक वक्फ एडिशनल वक्फ सर्वेयर होता था जो कमिश्नर रैंक के होते थे, अब वो आपने उसको हटा के डीएम को दे दिया। ऑलरेडी किसी के ज़िला के डीएम या डीसी के पास कितना ओवरलोडेड होते हैं वो लोग, सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, आपने एक और काम उनको दे दिया कि अब वक्फ जो है उनके माध्यम से, डीसी और डीएम के माध्यम से, तो जो एक तरह से ज़िला प्रशासन का कोई दखल नहीं होता था, उसके लिए एक एडिशनल बॉडी थी, वो आपने कहीं ना कहीं डीएम के थ्रू कर दिया। दूसरा, अब ये प्रूफ करना होगा मुझे किसी को भी कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ वक्फ करने से पहले। ये एक बड़ी अजीबोगरीब, जिसने भी ये एक्ट तैयार किया, ड्राफ्ट किया है, मुझे उसकी सोच पर हंसी आती है कि अब मुझे डीएम साहब के पास जाके खड़े होकर ये कहना होगा कि मैं 5 साल से मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैंने हज भी किया है, और ये प्रूफ है कि मैं मुसलमान हूँ 5 सालों से। अब मैं ये 10 डिसमिल ज़मीन जो है मस्जिद को वक्फ़ करना चाहता हूँ, तो ये डीएम साहब डिसाइड करेंगे कि ये वक्फ़ होगा कि नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी धर्म में, अगर कोई भी धर्मांतरण, किसी धर्म में भी कोई जाता है, तो उसी दिन से वो उसके सारे रीति रिवाज वो उसको अडॉप्ट करता है। मान लेते कोई मुस्लिम है, किसी दूसरे धर्म में चला गया, कोई मिशनरी कम्युनिटी के लोग काफ़ी, उनके यहाँ धर्मांतरण होता है, तो अब ये बताइए कि अब ये कैसे पॉसिबल है, वो कौन सा सर्टिफिकेट होगा जो डीएम साहब देंगे कि ये फ़ला शख्स जो वफ़ करने जा रहा है ये 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। इज़ इट पॉसिबल? किसी एंगल से ये बड़ा हास्यास्पद है, जो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे कैसे प्रूफ करना हो, कि मैं दाढ़ी रख के प्रूफ करूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं टोपी लगा के प्रूफ करूं,
कि मैं क्या वो प्रूफ लाऊं 5 सालों का रिकॉर्ड कि मैं मुसलमान हूं और मैं एलिजिबल हूं वफ़ करने के लिए। मैं आपने वो सारे पॉइंट बताया और आपको बारीकी से बता रहे हैं। एक मैं आपको और बताऊं कि वफ़ में जो है एक और बड़ा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, हमारे इस देश के जो सबसे बड़े रईस है अंबानी जी, उनका जो रेसिडेंस है एंटीलिया हाउस, वो बिल्कुल विवाद नहीं, आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरा में मैं कह रहा हूँ, जाके आप महाराष्ट्र हाई कोर्ट चेक कर लीजिए, केस पेंडिंग है। इब्राहिम भाई करीम जिन्होंने 1908 में, जो बोरी मुस्लिम थे, उन्होंने ऑर्फेन हाउस यतीम खाने के लिए डोनेट किया था। वहाँ जो है वो 27 मंजिला उनका आलीशान मकान बन गया है। वो मामला वक्फ में बोर्ड क्या कर रहा था कि उनको पता नहीं चला वहाँ 27 मंजिला अंबानी से बना ली? वक्फ बोर्ड तो केस लड़ ही रहा है। और अब आपने जब लिमिटेशन एक्ट जो एक कर दिया है तो वो 12 साल क्या, उनका तो 30-40 साल से कब्ज़ा है। अब वो तो ईज़िली उस टाइटल सूट को फाइट करके जीत सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये कानून आने से सबसे पहला जो फ़ायदा होगा वो अंबानी जी को होने वाला है, जो बड़े प्रिय मित्र हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं जो सोशल फैब्रिक है समाज का, वो ख़राब होगा। अब लोग एक दूसरे के यहाँ क्लेम करने लगेंगे कि ये प्रॉपर्टी विवादित है, ये प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड नहीं है, ये प्रॉपर्टी, तो आए दिन इस तरह के केसेस आएंगे जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय काफ़ी ये है भाई, उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी है कि ऐसा क्यों। और दूसरी बात, जो जेपीसी बनाया गया, जब पहले तो ये प्राइवेट मेंबर बिल आया था, बाद में 8 अगस्त 2024 को जब ये बिल आया और जेपीसी के पास भेजा गया, 31 सदस्यीय जेपीसी कमेटी बनाई गई जिसमें रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद थे। तो इनका काम ये था कि जो स्टेक होल्डर्स है, मीन्स जो वफ़ के मुतवल्लीज़ है, जो वफ़ की प्रॉपर्टी को रन एंड मैनेज करते हैं, आपको उनसे बात करना चाहिए था। आप जब कानून बनाने के लिए निकले हैं, मान लीजिए कल को अगर जर्नलिस्टों के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो डॉक्टर से आप बात करेंगे, इंजीनियर से बात करेंगे या जर्नलिस्ट से बात करेंगे? नॉर्मल सी बात है कि आप वफ़ जो होल्ड करते हैं उनसे बात करेंगे, स्टेक होल्डर से, कि भाई हम आपके लिए कानून लाना चाहते हैं, ये कानून में तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, आप कहाँ तक सहमत है या आप क्या तब्दीली चाहते हैं। इतने सारे अमेंडमेंट्स अपोजिशन और जेपीसी के मेंबर्स ने दिए, एक सिंगल अमेंडमेंट को शामिल नहीं किया गया। अगर 44 में वो 43 हो जाते अमेंडमेंट्स तो शायद हम मानते कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पक्ष को सुना, रखा। एक सिंगल अमेंडमेंट बता दे केंद्र सरकार, किरण रिजिजू जी ने, कि उन्होंने कहा हो, जगदम्बिका पाल जी उसको हेड कर रहे थे जेपीसी को, तो बताया कि हमने एक आध अमेंडमेंट कंसिडर किया कि हाँ ये नहीं, ये हो सकता है। दूसरा, वफ़ की प्रॉपर्टीज़ में जब कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उसके लिए एक बॉडी है, वफ़ ट्रिब्यूनल हर स्टेट में होता है। और ट्रिब्यूनल सिर्फ वफ़ की प्रॉपर्टीज़ के लिए नहीं है, रेलवे इश्यूज़ पर और बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर ट्रिब्यूनल है इस पूरे भारतवर्ष में। पहले वो ट्रिब्यूनल 3 सदस्यीय होता था, अभी आपने 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल कर दिया। 3 सदस्यीय इसलिए था वो फिगर कि आपस में फैसले को लेकर अगर कोई डिफरेंसेस हो तो तीसरा जो है वो निर्णायक हो सके। दूसरी चीज़, उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में होते कौन लोग हैं? एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेशन जज रैंक के ऑफिसर होंगे, एक ब्यूरोक्रेट से होंगे और एक वक्फ का एक्सपर्ट होगा। तो ये जो बार बार बातें आती है कि वफ़ की प्रॉपर्टी ये हो जाती है, वैसी हो जाती है, तो ये तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पास सारा कुछ है। मेरा सवाल है कि क्या जो अभी नया कानून बना है, जो संशोधन है, उससे क्या आपके मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, मदरसा, जितनी भी चीज़ें धार्मिक, क्या वो खतरे में आ गई हैं? क्या सरकार छीनने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल। अभी ये है, एक्ट बनने के बाद ये गैजेट जब हुआ तो उसमें ये आया कि विद इन 6 मंथ जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, विद इन 6 मंथ तमाम वफ़ की प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करना है, ऑन रिकॉर्ड उसको वक्फ पोर्टल में। डिजिटलाइजेशन करना तो अच्छी बात है ना, कि आपके रिकॉर्ड के लिए। आप मुझे ये बताइए कि 6 महीनों के अंदर ये पॉसिबल है? जिस ज़िले में हम हैं, पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ 250 वफ़ की प्रॉपर्टी है। 250 यहाँ पर है? जी, 250 झारखंड में तो बहुत है। आप पूरे झारखंड में एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि 24 ज़िले हैं, आप ऑन एन एवरेज 200-250 का भी अगर लगा ले तो 5000 की वक्फ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमको ये आप बताइए कि इसको किस तरह से पूरे भारतवर्ष में किस तरह से आप इनरोल करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? अगर नहीं होगा तो क्या उससे दिक्कत, मतलब मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा वक्त निकलेगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा? इसकी श्योरिटी केंद्र सरकार हमें दे दे।
इसकी श्योरिटी हमें दे दें। हम तो चाहेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन हो, वो जिस तरह से इस्तेमाल में है वफ़ के तौर पर मुसलमानों के। अब मुसलमानों के कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है या मदरसे है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 1-2 राज्यों में फटाफट डीएम साहब नोटिस लेके जो है वो पहुंच गए और आपने सील कर दिया उत्तराखंड के एक मदरसे को। आपने यूपी में फटाक से एक नोटिस लग गई जैसे वक्फ एक्ट आया। तो ये तो मंशा बता रही है कि आप प्री प्लान तैयार बैठे हैं कि एक्ट तैयार हो और हमारा एक्शन शुरू हो जाए। तो हम किस तरह से आपकी बातों पर यकीन कर लें? ये तो देख लिया हम लोगों ने 1 हफ्ते में कि एक्ट बनने के विदिन कुछ 1 से 2 दिनों के अंदर उत्तराखंड का मामला है, आप चेक कर लीजिए, मदरसा सील हो चुका है। अब हमको ये प्रूफ करना होगा कि ये मेरा मदरसा है, वफ़ के तहत है और इतने सालों से हम इसको चला रहे हैं, हमने इस तरह से इसको ओन किया था, हमने इस तरह से इसको वफ़ किया और इस तरह से रन और मैनेज कर रहे हैं। का एक सवाल कहिए कि 2013 में जो पीए की सरकार थी वो तो चेंजेस करके जब आपको ढेर सारे अधिकार दिया जो चाहिए भी नहीं था, प्रॉपर्टी बहुत सारे आपको सौंप दिया, तब तो आपने नहीं कहा और हमने संशोधन कर दिया। तो जो है जब आपको मिल रहा था ढेर सारे जो अधिकार आपको नहीं भी चाहिए था कि भाई आप जिस प्रॉपर्टी पर रख देंगे वो आपका हो जाएगा, जिधर क्लेम कर देंगे वो सब आपके फेवर में चला जाएगा, तब आपने कुछ नहीं कहा। अब जो है सरकार ने कहा कि भाई सबके लिए कानून बराबर है, संविधान जब सबके लिए बराबर है तो आपको भी आपको भी कागज़ दिखाना होगा प्रॉपर्टी पर क्लेम करने से पहले। तो आप जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। चलिए, आपने कहा कि यूपीए 2 ने 2013 में कुछ कानून बना के बहुत कुछ आपको दे दिया, कानून बना के बहुत से आपको अधिकार दे दिए गए। ये आप नैरेटिव तो देखिए, ये नैरेटिव आप भी कह रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे अधिकार थे? सिर्फ एक विशेष अधिकार जो वक्फ बोर्ड का था। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेट वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद, ये दोनों कम्प्लीटली जो है वो गवर्नमेंट बॉडी है। इसका कंट्रोल मुसलमानों के पास नहीं है, सरकारों के पास है, केंद्र और राज्य सरकारों के पास। तो वो रूल कर रही है। ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए कि कई हज़ार करोड़ जो रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को हम देते हैं, चाहे वो जमशेदपुर हो या झारखंड राज्य हो या पूरे स्टेट से जो वक्फ रेवेन्यू जाता है उसका क्या यूटिलाइज़ होता है, वो हमको बता दें। इसका जानने का अधिकार तो एक आम मुसलमान को है, क्योंकि एक आम मुसलमान डोनेशन देता है मस्जिद को, उसके फ़ंड से वो रेवेन्यू स्टेट और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जाता है, तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों इतना नाराज़गी, क्यों इतना हंगामा, तो आप कानून लाए तो सारे धर्मों के लिए एक समान लाए ना। जो राइट टू इक्वालिटी कहता है संविधान, आप अगर मैं कहूँ तो हो सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाए कि जमशेदपुर हो या पूरे भारतवर्ष में कितने मंदिर ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड हैं। आपने कोर्ट में मंदिर बना दिया, आपने स्टेशन में मंदिर बना दिया, आपने तमाम पुलिस स्टेशन में बना दिया, हर चौक चौराहे में ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना हम कभी कोर्ट गए, ना हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। तो आप कानून लाए और आप प्रूफ करें कि क्या इतनी मंदिरें वैध है, जो उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कहीं अप्रूवल है, कहीं उसकी का नक्शा पासिंग है। सबके इसलिए स्ट्रक्चर होना चाहिए सबको। तो ये आप लाइए ना, आप लाइए, आप एक सर्वे करवा लीजिए तमाम वैध अवैध धार्मिक स्थलों का कि कितने धार्मिक स्थल वैध और अवैध है, किन्होंने कहाँ बनाया, किस तरीके से बनाया, धड़ल्ले से। आप जमशेदपुर आज घूम के देख लीजिए, आपको कोर्ट में मंदिर मिल जाएगा, आपको तमाम रेलवे स्टेशन में, टाटा रेलवे स्टेशन में मंदिर मिलेगा, तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर मंदिर मिलेगा। तो ये बताइए कि वो ज़मीन किसकी है, उसमें मंदिर कैसे बना, उसकी अनुमति कैसे मिली, उसका नक्शा कैसे पासिंग हुआ। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। हाँ, हिंदू धर्म की कि कण कण में भगवान है। आप मानते, अच्छी बात है, आपको जहाँ अच्छा लगा, आपने पीपल के पेड़ के नीचे, आपने बरगद के पेड़ के नीचे आप पूजा करते, किसी धर्म के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना करना चाहिए। ये एक धारणा है, आप नदी की पूजा करते हैं, आप पेड़ों की पूजा करते, ये एक धारणा है, करने दीजिए ना, यही तो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की। लेकिन इसको आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो पॉलिटिकल बयान हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कल से जिस तरीके से झारखंड के जो मंत्री अफजल अंसारी जिन्होंने बयान दिया, उस बयान को बीजेपी ने और तमाम लोगों ने कि भाई आप कहते हैं कि भाई हमारे दिल में जो है वो शरीयत है, कुरान है और हाथ में संविधान है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? उस पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता और यहाँ तक कि दिल्ली तक ये बात पहुँच गई कि देखिए आप तो सब एक तरफ कहते हैं, आपने भी कहा कि संविधान हमें अधिकार देता है, दूसरी तरफ आप शरीयत की बात करते हैं कि मेरे लिए शरीयत बड़ा है, इसके बाद संविधान है। नहीं, देखिए ये तो उनका निजी बयान है, इसका जवाब तो बेहतर वही देंगे, ठीक है। बट ये तो क्लियर है
कि इसी संविधान ने, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हो, सिख कम्युनिटी के लोग हो, हिंदुज़म कम्युनिटी के लोग हो, इस्लाम के मानने वाले लोग हो, तमाम धर्मों के लोगों को ये कहीं न कहीं इजाज़त दी है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, आप अपने धार्मिक स्थल बनाएं, पूजा पद्धति है, उस तमाम चीज़ों की आज़ादी है। तो ये संविधान ने अधिकार दिया है, शरीयत में चलने का अधिकार इस भारतवर्ष के संविधान ने हमको दिया है। हिंदुओं को मंदिर बनाने का अधिकार, मठ बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। मिशनरीज़ जो है, क्रिश्चियन मिशनरीज़, वो अपने इसका ये करते हैं, वो तमाम उनको अधिकार मिले हुए संविधान के द्वारा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों को जवाब देने की कोशिश किया और उस बारीकियों को समझाने के लिए कि भाई जो सरकार ने संशोधन किया है, किन किन बातों पर आपत्ति है, कहाँ कहाँ ऐसा लगता है कि जो अधिकार था मुसलमानों के पास या वक्फ बोर्ड के पास, उसे एक तरीके से उसमें सरकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश की या उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है। आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, इसलिए कि राय रखने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन वो भी एक शालीनता से रखेंगे तो हमें लगता है कि अच्छा रहेगा, तो तभी जाकर जो है एक सार्थक बातचीत हो पाएगी। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।